खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जगदीप धनखड़ ने नायब सदर जमहूरिया की हैसियत से हल्फ ले लिया है। राष्ट्रपति भवन में हुई हल्फ बर्दारी तकरीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें ओहदे का हल्फ दिलाया। हल्फ बर्दारी तकरीब में वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत काबीनी वज़रा और दीगर अरकान पार्लिमान ने शिरकत की। नायब सदर जमहूरिया के इंतखाबात में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट हासिल हुए थे। इंतखाब के दौरान मुफ्त ताइफ और तरगीबियात के ऐलान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले पर माहिरीन की कमेटी को अदालत के जरिए तश्कील देने की हिमायत की है, लेकिन इस कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जिस कमेटी में अवामी नुमाइंदे शामिल हो, इसमें कमीशन की शमूलियत मुनासिब नहीं। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि समाजी बहबूद की स्कीम और मुफ्त खोरी में फर्क है। इस मामले में अगली समाअत 17 अगस्त को होगी। मुफ्त में रेवड़ियां बांटने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हालांकि मूल याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय जी हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज केंद्र सरकार की तरफ से फिर एक बार ये कहा गया कि जिस तरह मुफ्तखोरी को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां फिलहाल घोषणाएं करती हैं, वो देश के लिए फिलहाल गलत है। और ये चिंता चीफ जस्टिस ने भी बताई और उन्होंने अपनी एक कहानी भी सुनाई कि जब उनके घर में उनके ससुर ने ये पूछा कि उनके यहाँ बिजली कब लगेगी, तो वो फिलहाल बता नहीं पाए। अश्विनी जी, प्रधानमंत्री की चिंता और अब चीफ जस्टिस ने भी अपनी कहानी सुनाकर एक बड़ी चिंता जाहिर की। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को और मुफ्तखोरी को लेकर जो एक नया विवाद छिड़ा है देश में, तमाम राजनीतिक पार्टियों में हलचल मची है? देखिए, मुफ्तखोरी कहिए, मुफ्त रेवड़ी कहिए या उसको हरामखोरी कहिए, ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता। हमारे देश में इस समय 150 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। अगर आप केंद्र और राज्यों का कर्जा मिला दीजिए तो टोटल 150 लाख करोड़ का कर्जा हो रहा है। अगर ये कर्जे को कम नहीं किया गया तो आने वाले टाइम में ना हमें अमेरिका उधार देगा, ना जापान उधार देगा, ना वर्ल्ड बैंक उधार देगा। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। हमने 7 नाम सजेस्ट किए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट को कि इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हो उस कमेटी में, लॉ कमीशन के चेयरमैन हो, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हो, इसके अलावा कैग के चेयरमैन हो, नीति आयोग के चेयरमैन हो। तो ये लोग मिलके एक सजेशन दें और 1 महीने के अंदर से इसका सजेशन दे दें। इसके अलावा हमने ये भी सजेस्ट किया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रेशन तो कर सकता है, मान्यता रद्द नहीं कर सकता। अभी उस पार्टी को सिंबल दे तो सकता है, लेकिन सिंबल वापस नहीं ले सकता। तो ये उसको अधिकार देना ज़रूरी है। और 17 तारीख को फिर सुनवाई होगी। मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई लैंडमार्क जजमेंट पास करके जाएगा, क्योंकि इस चीज़ को केंद्र सरकार भी मान रही है, मुद्दा बहुत गंभीर है, इलेक्शन कमीशन भी मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट खुद भी मान रहा है, और जिससे आप बात करिए सब मानेंगे बहुत गंभीर। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की और उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल इस पूरे मामले को नहीं सुनना चाहिए। आखिर क्या मामला है, क्यों? देखिए, इस देश में राष्ट्रीय पार्टी कोई नहीं आई सुप्रीम कोर्ट हमारी पीएल का विरोध करने। इतनी सारी रीजनल पार्टी है, कोई विरोध करने नहीं आई। एक आम आदमी पार्टी आई, वो कहते नहीं चोर के दाढ़ी में तिनका, वो कहते हैं हमने स्कूल बहुत अच्छा बना दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि दिल्ली गवर्नमेंट का जितने सरकारी कर्मचारी हैं, ना किसी सरकारी कर्मचारी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, ना आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और बाकी जिनके विधायकों के बच्चे। अगर स्कूल अच्छा है तो आम आदमी पार्टी अपने विधायकों, जो विधायक हैं, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे? अगर दिल्ली का हॉस्पिटल बहुत अच्छा हो गया है तो ये जो इतने सारे एमएलए इनके पास विधायक हैं, मंत्री हैं, खासतौर पे केजरीवाल जी, सिसोदिया जी, ये अपने बच्चों का इलाज सरकारी स्कूल हॉस्पिटल में क्यों नहीं कराते? अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाते नहीं, अपने बच्चों को सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं कराते और कहते हैं हमने वर्ल्ड क्लास बना दिया। काहे का वर्ल्ड क्लास बना दिया? वो चोर के दाढ़ी में तिनका, इसलिए भाग के आए। ठीक है, तो साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान अब केंद्र सरकार को ये कहा है कि मुफ्त में रेवड़ियां बांटने को लेकर सरकार इस पूरे मामले में एक समिति का गठन करे, जिसमें नीति आयोग, आरबीआई के अधिकारी और साथ ही साथ कैग के अधिकारी हों और इस पूरे मामले में जो एक बड़ी समस्या निकलकर सामने आई है उसका समाधान निकालें। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर 17 अगस्त को देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई करेगी। देखना बेहद अहम होगा कि मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है, क्या अन्य जो एजेंसियां हैं या सरकार हैं इस दिशा में अब आगे बढ़ती हैं या फिर नहीं। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। मंगलुरु पुलिस ने परवीन नेतारो कत्ल केस में मजीद 3 मुलजमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुलजमीन के कब्जे से असला और मोटरसाइकिल बरामद कर ली है। इस तरह नेतारो कत्ल केस में अब तक 3
अब तक 10 मुलजमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मसले पर पीएम मोदी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी को महंगाई नजर नहीं आती, बेरोजगारी नजर नहीं आती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी काले कारनामों को छुपाने के लिए काले जादू की तरह बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर कहा कि अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए काला जादू जैसे तौहम बातें करके वजीर आजम के ओहदे के वकार को मजरू कर रहे हैं। वजीर आजम को अवाम के मसाइल का जवाब देना होगा। आपको यह भी बता दें कि हाल ही में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि यह पार्टी काला जादू फैलाने का काम कर रही है। नीतीश कुमार ने बीजेपी लीडर सुशील कुमार के उन पर लगाए इल्जामात का खारिज कर दिया है। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें नायब सदर बनने की ख्वाहिश नहीं, ये सब बातें बकवास है। बीजेपी ने इस सरकार की समय सीमा 6 से 8 महीने तय कर दिए, उससे ज्यादा नहीं चलेगी सरकार। ये बीजेपी बोल रही है कि 6 से 8 महीने से ज्यादा सरकार नहीं चलेगी। असम के सीएम ने ये बात कहा है। ये ना भाई, जिसको जो मन में आता है बोलते न रहिए। हाँ, कौन कौन लोग बोलता है? एक आदमी को देखे नहीं कि क्या बोल दिए मेरे बारे में, क्या उपराष्ट्रपति बनना चाहते हैं। क्या सही बात क्या है? एकदम बिल्कुल बोगस बात है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग नहीं पूछे हमसे। राष्ट्रपति वाला भी उपराष्ट्रपति, एकदम बोगस बात। हमारी कोई इच्छा नहीं थी। आई लोग भूल गए क्या? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के चुनाव में हम लोगों की पार्टी ने कितना सपोर्ट किया, और वही तो वेट कर रहे थे। जिस दिन खत्म हो गया उसके बाद हम लोग पार्टी का मीटिंग किया। इसलिए सब बोलते रहते हैं। बेचारे आप बोल रहे हैं, आप जानते ही हैं, उनको तो कुछ बनाया नहीं, तो आजकल बोल रहे हैं। तो जो लोग भी बोल रहे हैं तो अच्छा है, वो इतना बोले मेरे खिलाफ कि उनको फिर जगह मिल जाए। कर्नाटक में अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के लिए एक नई दौर का आगाज हुआ। तकरीबन 22 साल के वक्फे के बाद साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान ने अल अमीन कैंपस में कदम रखा। आज अल अमीन डिग्री कॉलेज में एक किताब की रस्म इजरा की तकरीब में के रहमान खान ने शिरकत की। इसके बाद अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन उमर इस्माइल खान और सोसाइटी के दीगर अरकान में मुलाकात की। उमर इस्माइल खान ने अल अमीन तहरीक के लिए रहमान खान की खिदमात का तज़किरा किया। वाज़ेह है कि अल अमीन तहरीक के बानी मरहूम डॉक्टर मुमताज अहमद खान और के रहमान खान ने मिलकर अल अमीन तालीमी तहरीक को बुलंदियों तक पहुंचाया था। लेकिन दोनों अहबाब में शदीद इख्तलाफ पाए गए। इसके बाद के रहमान खान ने मुड़कर कभी अल अमीन इदारे की जानिब नहीं देखा। लेकिन अब 22 साल की दूरियों इख्तलाफात को खत्म करते हुए के रहमान खान ने अल अमीन तहरीक का दोबारा साथ देने और इसकी तरक्की के लिए कोशिशें करने का ऐलान किया। मुल्क के मशहूर तालीमी इदारे अल अमीन एजुकेशनल सोसाइटी के लिए आज एक तारीखी दिन है। 22 साल के वक्फे के बाद साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान की अल अमीन कैंपस में आमद हुई है। एक तवील इख्तलाफाती दौर को बालाए ताक रखते हुए, तमाम तर इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए रहमान खान ने अल अमीन कैंपस में हाजिरी दी है। इस वक्त रहमान खान साहब मौजूद है। बताइए सर। अल अमीन इदारा एक बहुत अजीम इदारा है। मुझे भी अल्लाह ताला ने 17 साल इस इदारे के चेयरमैन की हैसियत से मैं ये खिदमत किया है। उस हर इदारे में तब्दीलियाँ आना ज़रूरी है। यहाँ भी तब्दीली आई। क्या तब्दीली कैसे आई? हर जगह तब्दीली अच्छे के लिए भी आती है, कुछ नुकसानात भी उसके होते हैं। ये एक ज़िंदगी का उसूल है। तालीमी इदारा है, हर मिल्लत के लोग इसमें, डॉक्टर साहब की सरपरस्ती, डॉक्टर साहब के कुर्बानियाँ भी हैं यहाँ। उन्होंने मुल्क को एक, हमारे इख्तलाफात होने के बावजूद भी मैं डॉक्टर साहब को एक सबसे बड़ा रहनुमा मानता हूँ। तो उनके खिदमत हैं। ये हो सकता है हमारे दोनों में कुछ
इख्तलाफात होंगे, इख्तलाफात लाजिमी हैं, मगर वो इख्तलाफात अदावत नहीं रहना चाहिए, एनिमिटी नहीं होना चाहिए। वो हमने कभी, हम किसी के अदावत लोग नहीं बने। सब डॉक्टर साहब जब बाहयात थे तो के रहमान खान साहब को अल-अमीन तहरीक क्यों याद नहीं आई? अल-अमीन से क्यों इनकी मुलाकात नहीं हो पाई? अब देखिए, जब अल-अमीन तहरीक, अब उस वक्त पर ये जरूरी नहीं कि वो जो इख्तलाफात होने से हमारे ताल्लुकात ये नहीं थे। अल-अमीन एक इदारा चलता था, अच्छा चलता था, ठीक है, उसमें हमें इंटरफेयर होने की क्या जरूरत है? रहमान खान साहब, ये कहा जाता है कि अल-अमीन का जो माजी था वो शानदार था, लेकिन अब जो मौजूदा हालात हैं, जैसी तरक्की करनी चाहिए थी वैसे नहीं। मुस्तकबिल की बात करो, मुस्तकबिल में शानदार रहेगा। तो क्या रहेगा सर मुस्तकबिल में आपका? शानदार रहेगा। कैसे देखना चाहेंगे सर? मैं देखना चाहता हूँ अल-अमीन एक यूनिवर्सिटी बने। बस दिल्ली के एम्स में दाखिल कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की सेहत तशवीशनाक बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक राजू के लिए अगले 48 घंटे बेहद नाजुक है। राजू श्रीवास्तव को वेंटिलेटर पर रखा गया है, लेकिन बीपी मुस्तकिल लो है। खबर यह भी है कि राजू श्रीवास्तव जिम करते हुए गिर गए थे। कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव की तबीयत लगातार जो है वो नासाज बनी हुई है। इस वक्त हम एम्स में मौजूद हैं और यही जो कार्डियक केयर यूनिट है उसमें उनका इलाज जो है वो लगातार जारी है। डॉक्टर्स की जो है सख्त निगरानी चल रही है और ये बताया जा रहा है कि जो लगातार स्थिति है वो स्थिर तो बनी हुई है, लेकिन वो इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं और लाइफ सपोर्ट पर हैं और ये माना जा रहा है कि अगले जो 24 घंटे हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं। उनके फैन से लेकर उनके परिवार वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए हैं और सबसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि लोग उनकी लंबी उम्र की कामना करें। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी पत्नी को कॉल कर इस बात का आश्वासन दिया है कि जो भी बन पाएगा वो पूरा होगा और डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार इलाज कर रहे हैं और उनके लिए जो बेहतर बन पाएगा इस बात का आश्वासन दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जितने भी फैंस हैं वो लगातार ये दुआएं कर रहे हैं कि जो लाफ्टर किंग जिनको माना जाता है, जो लोगों को हंसाते हैं, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और डॉक्टर्स भी पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि उनकी जो सेहत है उसमें थोड़ा सा सुधार आ जाए। तो कैमरामैन नरेश के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। आंध्र प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट ने गोदावरी इलाके में 3 अजला को अलर्ट कर दिया है। दरियाश्रीशम में दरिया के सतह आब में हो रहे इजाफे के पेश नज़र अम्बेडकर, कोना, सेमा, अलोरी, सेनाराम, राजू और एल्लोरी व जिला में अलर्ट जारी किया गया है। नशेबी इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें 3-3 टीमें तैनात की गई है। वहीं आंध्र प्रदेश के जिला प्रकाशम में सड़क हादसा पेश आया। अनंतपुर नेशनल हाईवे विसारी पॉलिटेक्निक कॉलेज के करीब सीमेंट ले जाने वाली लारी को कार ने टक्कर मारी। इस हादसे में 5 अफराद की मौके पर ही मौत हुई है। पुलिस ने इस पूरे मामले को दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। असदुद्दीन ओवैसी ने बताया है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जुमे की शाम 7 बजे टोली चौकी शेखपेट कॉलोनी में जलसे आम मुनाकिद किया जाएगा। इस जलसे का उन्वान हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार रखा गया है। जलसे से उलमाए किराम, मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदारों को मदऊ किया गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि फिरका परस्त ताकतें तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। नई नस्ल और नौजवानों को मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों से वाकिफ कराना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि 13 अगस्त सनीचर को शाम 7 बजे से दारुल सलाम में मुशायरा मुनक्किद किया जाएगा। इस मुशायरे से मकामी और मुल्क के मुख्तलिफ मकामात के शरा कलाम पेश करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने अवाम से शिरकत की ख्वाहिश की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 12 अगस्त के दिन एक जलसे आम मुनक्किद किया जा रहा है, जिसका उन्वान ये है कि हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों का किरदार। इस जलसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कौम और मिल्लत की तमाम जिम्मेदारों को, बड़ी बड़ी तंजीमों को, मशाइखीन को, उलमाओं को दावत दी गई है और इंशाअल्लाह ताला वो इस जलसे आम में शिरकत करेंगे। मैं ख़ास तौर से नौजवानों से अपील करूँगा
के इस जलसे में शिरकत करें। और क्योंकि हम अपने मुल्क की आज़ादी के 75 साल मनाने जा रहे हैं और फाशिस्ट ताकतों की तरफ से, फ़िरका परस्त ताकतों की तरफ से तारीख़ को तोड़ मोड़ कर इस तरह से पेश किया जा रहा है कि वतन अजीज़ की आज़ादी की लड़ाई में मुसलमानों के रोल को या तो मिटाया जा रहा है या उसका कोई जिक्र नहीं होता है। तो मेरी इन तमाम वय्यो नौजवानों से, बुज़ुर्गों से, ख़वातीन से ये मेरी अपील है कि इस जलसे में शिरकत करें और आप खुद इन तमाम ज़िम्मेदारों की ज़बानों से जो मुल्क की आज़ादी में हमारे बुज़ुर्गों ने जो अपना रोल अदा किया, जो ईसार और क़ुरबानी के मुजाहरे किए, हम उनको ना सिर्फ ख़राज अक़ीदत पेश करें बल्कि हम उनकी क़ुरबानियों को याद भी करेंगे ताकि हम अपने मुल्क को और मजबूत कर सकें। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 13 अगस्त के दिन दारुस्सलाम में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर में एक अज़ीमुश्शान कुल हिंद मुशायरा मुनक़्क़द किया जा रहा है इसी उन्वान से, जिसमें मुल्क के नामवर शोराए कराम को दावत दी गई है और तेलंगाना के भी मौज़ूज़ शोरा उसमें शिरकत करेंगे। इसी जम्मू कश्मीर बीजेपी के नायब सदर सोफी यूसुफ ने बीजेपी पर लगने वाले इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फैसले से बीजेपी का कोई सरोकार नहीं है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात मौखर कराने में बीजेपी का कोई अमल दखल नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए कहा कि तिरंगा इस कौम की अमानत है, न कि कांग्रेस की जागीर। सोफी ने इन बातों का इजहार अनंतनाग में हर घर तिरंगा रैली में शिरकत के दौरान कही। एडवोकेट सईद वजाहत, वीर सराफ समेत कई लीडरान ने शिरकत की। 370 और 35 के खात्मे के बाद आज पहली बार अनंतनाग में इस तरह की बड़ी रैली देखने को मिल रही है और जहां इस रैली का मुद्दा और मकसद ये है कि बीजेपी के या फिर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जो हर घर तिरंगा कॉल है उसको कामयाब बनाने के लिए इस रैली को अहम तस्वर किया जा रहा है। और वही जो रैली में मौजूद क़यादत है उन्होंने खुले मंच से खुले आम उन सियासतदानों की भी कड़ी नुक्ताचीनी की जिन्होंने ये कहा था कि तिरंगा लहराने के लिए कश्मीर में शायद हाथ नहीं उठेगा। सोफी साहब क्या कहना चाहेंगे? खैर मकदम है जनाब आपका। देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक इसका जो है निगरानी करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लगा होगा कि अभी थोड़ा वक्फा चाहिए इलेक्शन को, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कल भी तैयार थी इलेक्शन लड़ने के लिए। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज ऐलान कर देंगे, आज ही हम इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। ये बोला जा रहा है, अगर अपोजिशन की बात करेंगे, कि बीजेपी इन्फ्लुएंस कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। नहीं, उनका देखिए वो एक ऑटोनमस बॉडी है, वो इंडिपेंडेंट है, उनको कोई जो है प्रेशर नहीं करेगा। मुझे लगता है कि जो चुनाव आयोग का जो है उन्होंने सोचा होगा, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए अच्छा सोचा होगा। तो कुछ लोग जो है, कुछ सियासतदान जो है हर घर तिरंगा रैली को एक हथकंडा करार दे रहे हैं। उनके पास अब कुछ रहा नहीं। पहले वो दफ़ा 370 की सियासत करते थे, आज वो तिरंगे की सियासत करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तिरंगा हमने लाया है। मैं उनको कहना चाहूँगा, एक मुस्लिम बहन सायरा बानो जिसने तिरंगा अपने हाथ से बनाया है, और मैं उनको ये भी कहना चाहूँगा, जब अंग्रेज़ों ने हमें आज़ाद किया उस वक्त हज़ारों लोगों ने शहादत दी, उसमें मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है, जिनके नाम ये तिरंगा है। ये तिरंगा 135 करोड़ देशवासियों का तिरंगा है। ये तिरंगा कांग्रेस के घर से नहीं आया। तो बिल्कुल तिरंगा किसी पार्टी की जागीर नहीं है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब चाहे जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करा सकता है, ये कहना है बीजेपी यूटी वाइस प्रेसिडेंट सोफी यूसुफ का। न्यूज़ 18 के लिए खानाबल अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। परिहासपुरा में कायम IRP-20 बटालियन की जानिब से यकमुनपुरा पट्टन से तिरंगा रैली निकाली गई। रैली की क़यादत IRP-20 बटालियन के SSP बाकर सामून ने की। काफी तादाद में स्कूली बच्चों, मकामी लोगों और पुलिस एहलकारों ने इस रैली में शिरकत की। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल यकमुनपुरा में आज़ादी का अमृत महोत्सव और तिरंगा रैली से मुतालिक एक तकरीब मुनक्किद हुई। सामून ने कौमी परचम की शान को दिलों में बसाने से मुतालिक भी रोशनी डाली। हमारा बेसिक मकसद ये था कि हर घर तिरंगा और हर दिल के अंदर तिरंगे की शान को बढ़ाना था, और हमको
यकीन दिलाना था कि इस झंडे के साथ हम सब लोग जो हैं अपना सर ऊंचा करके आज़ाद देश में आज़ाद आदमी की तरह रह सकते हैं। मेंढर में भी भाई बहन के मुकद्दस रिश्ते का त्यौहार रक्षाबंधन बड़े अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। सागर इलाके में सरहद पर मुल्क की हिफाजत पर मामूर फौजी एहलकारों को स्कूली बच्चियों ने राखी बांधी, पेशानी पर तिलक भी लगाया और मिठाइयां भी खिलाई। स्कूली बच्चों ने फौजी जवानों की कलाइयों पर राखियां बांधकर उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगी। राखी बांधने वाली बहनों का कहना है कि मुल्क और हमारी सलामती की खातिर 24 घंटे सरहद पर मामूर है। हमने उन भाइयों को राखी बांध ली ताकि उन्हें अपने घर से दूरी का एहसास न हो। जो सैनिक है ये हमारे देश की रक्षा करते हैं, इसीलिए बॉर्डर पे रहते हैं और ये अपने माँ बहन भाई बाप किसी से मिलने नहीं जा सकते, तो इसीलिए हम भी इनकी बहनें हैं, हमने इनको राखी बांधी है। तो इन इंडियन आर्मी के लिए मेरी तरफ से यहाँ के इंडियन आर्मी सैनिक यहाँ बॉर्डर पे अपना काम करते हैं, जिस वजह मिशन के कारण वो अपने घर नहीं जा सकते और उनकी बहनें हम भी है, इसलिए हम उन्हें राखी बांधते हैं। ये आज आए हैं हमारे स्कूल में, हमारे भाई हम इन्हें राखी बांध अपने सिस्टर और मदर के पास नहीं जा सकते, इसलिए हमने इनको राखी बंधन बांधी और हमने इधर सेलिब्रेट किया। हमारी मदारिस इस्लामिया में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लखनऊ के मदारिस में 11 से 17 अगस्त तक मुनक्किद कौमी यकजहती और हुब्ल वतनी पर मबनी प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली के मदरसे में भी हर घर तिरंगा का जश्न मनाया गया। तालिबान ने हाथ में तिरंगा लेकर इत्तेहाद का मुजाहिरा किया। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि इन प्रोग्राम का मकसद नई नस्ल को मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों से वाकिफ कराना है। लखनऊ में हर घर तिरंगा मुहिम में मुस्लिम लड़कियों ने भी हिस्सा लिया और आम लोगों में तिरंगा तकसीम किया। उनका कहना है कि हर घर तिरंगा तमाम हिंदुस्तानियों का मिशन है और हमें इसको कामयाब बनाना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सब आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अब हम जो आज़ादी का महोत्सव मनाने वाले हैं वो 76 साल पूरे हो जाएंगे। आज़ादी के इस महोत्सव को मनाने के लिए सरकार ने एक मिशन शुरू किया है जिसका नाम है हर घर तिरंगा। हम चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हमारा मजहब है, लेकिन हिंदुस्तान हम सबका है और हम सबको अपने घर पर तिरंगे लगाकर इस महोत्सव को मनाना चाहिए। हर घर तिरंगे का जो मिशन है उसके लिए हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं और हम इस मिशन के थ्रू हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये महोत्सव सिर्फ हिंदू का नहीं है या सिर्फ मुसलमान का नहीं है, सारे ही हिंदुस्तानियों का है और हम सब लोग गर्व करते हैं कि हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं और हम यही मैसेज सारे लोगों को देना चाहते हैं कि हम सब लोग तिरंगा अपने घर पर लगाएंगे और हम सब आगे भी लोगों को कहना चाहते हैं कि चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या किसी भी धर्म से हो, वो सब लोग तिरंगा अपने घर पर लगाएं और आज़ादी के महोत्सव को खुशी से मनाएं। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18 उर्दू।